शाम को कर्नल साहब ने हंगामी मीटिंग में एक अहम काम मेरे सुपुर्द किया। भारत में दाखिल होकर वो मिशन पूरा करना था जिसे आम लोग जासूसी और फौजी लोग रैकी करना कहते हैं, और इसके लिए मेरा सिविलियन मददगार उस्मान था। उस्मान का इंतखाब मेरे कहे बगैर कर्नल साहब ने खुद ही किया था। उन्हें इस बात का इल्म था कि हम दोनों ने ज़िंदगी के नाजुक तरीन लम्हात, यानी हर चंद के इनकी मुद्दत मुख्तसर थी, इकट्ठे गुजारे हैं, और मौत की शाहराह पर चंद लम्हों तक एक दूसरे का साथ देने वाले ज़िंदगी भर के साथी बन जाते हैं। उन्होंने सारा मिशन ब्रीफ करके बड़ी पूरी उम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखा था। अली, तुमसे पाक फौज की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं बेटे। इनके इस मुख्तसर फ़िक्रे ने मेरे जहन में इतना ज़ोरदार छनाका किया था कि मैं अंदर से बुझ गया। मैंने उस्मान को बजाय हेडक्वार्टर तलब करने के खुद इसके घर जाने का फैसला किया। इस ख्वाहिश के पस मंज़र में यकीनन मेरा वो जज्बा भी कार फरमा था जिसे आंसा से मोहब्बत कह लीजिए। अपनी और आंसा की आखिरी मुलाकात के एक लम्हे की लज्जत महसूस करता मैं वर्दी ही में जीप उड़ाता दरे हबीब की तरफ चला जा रहा था। रात के तारीक साए बड़ी आहिस्तगी से शहर के दामन में उतर रहे थे। सड़कों पर गश्त शुरू हो चुकी थी। ढाका सो भी रहा था और बेदार भी था। घर के दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल लंबी पलकों वाली आंसा ने किया था। आप, इसके नैनों ने जोत जगाई। हाँ मैं, मेरे अंदर से कोई बोला। आ जाइए ना, गनायत से अंगड़ाई ली, कैसे हैं आप? मेरा जी चाहा इससे बहुत कुछ कहूँ, सब कुछ बता दूँ, लेकिन रोबे हुसन था कि ला अमा कहने को बात बदल जाती थी। ठीक हूँ, आप तो ठीक है ना? मैंने कमरे की सिमत चलते चलते पूछ लिया। वो अचानक रुकी, पलटी, जलती आंखों से मेरे सिमत देखा, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। वहाँ मेरे सवाल का जवाब मौजूद था। इस मस्बत जवाब ने मेरा मान बढ़ा दिया। फ़ख्रो इंसबात से मेरी धड़कनें लरजने लगीं। कौन है बेटी, किससे बातें कर रही हो? अंदर से इसकी माँ बोली। अली है अम्मी। इस दौरान दूसरे कमरे से उस्मान और इसके वालिद निकल आए। अरे आप हैं भाई? उस्मान मुझसे बगलगीर हो गया। आओ बेटे आओ, जीते रहो। दोनों बूढ़े बारी बारी मेरी बलाएं लेने लगे। हम अंदर कमरे में चले आए। थोड़ी देर बाद माँ बेटी तो कुछ बनाने और चाचा नमाज पढ़ने चले गए। कमरे में उस्मान और मैं अकेले रह गए। मैंने इसी मौके को गनीमत जाना और गुफ्तगू शुरू कर दी। जब इसे ये इल्म हुआ कि हम इकट्ठे मिशन पर जा रहे हैं तो बेख्तियार इसने मुझे गले लगा लिया। इसका वलवला और शौके जहाल लायके तहसीन था। हम दबी आवाज़ से इस इलाके के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे जहाँ से हमने सरहद पार करनी थी कि अचानक एक तूफ़ानी बदतमीज़ी अंदर घुस आया। उस्मान ने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से वो मुझ पर वापस आ रहा था। कमरे में घुसने वाले ने दरवाजे के पट इतनी ज़ोर से खोले कि उस्मान इनसे टकरा कर उलट गया। मैंने फुर्ती से इसे अलग किया और चौंक पड़ा। मेरे सामने उम्मीद सरकार खड़ा था। उम्मीद सरकार मेरे ही नहीं, किसी के लिए भी अजनबी नहीं था। मेरे खसूसी शोबे का मामूली सिपाही भी इसे जानता था। इसके हाथों दर्जनों पे गुनाहों के खून से रंगे हुए थे और मकामी गुंडों में इसे मुमताज़ हैसियत हासिल थी। उम्मीद सरकार एक हिंदू लीडर का बेटा था। इसका बाप तो भारत में पनाह ले चुका था, लेकिन वो खुद यहीं रहकर मुक्ति बाहिनी की मकामी तंजीम की सरबराही संभाले हुए था। इसकी सरकर्दगी में कातलों का एक गिरोह पिछले 3-4 माह से बेगुनाह बिहारियों और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खून से होली खेल रहा था। जिस किसी पर उन्हें पाकिस्तान दोस्त होने का शक होता है, इसे बेईमाना तरीके से मौत के घाट उतार देते। उस्मान चूँकि मोहम्मदपुरा की जानी पहचानी शख्सियत थी और रजाकारों में भी इसे एक अहम मुकाम हासिल था, इसलिए इसका अभी तक उम्मीद सरकार जैसे गुंडों से बचे रहना किसी मौजे से कम नहीं था। कमरे का दरवाज़ा उन्होंने इतना अचानक खोला था कि हमें संभलने की मोहलत भी नसीब नहीं हुई थी, और उस्मान के साथ मेरे हाथ भी मशीनी अंदाज में ऊपर उठ गए। उस्मान कोई पेशावर कमांडो नहीं था। तरबियत याफ्ता होने के बावजूद वो बहरहाल सिविलियन था, और फिर उम्मीद सरकार के मुतल्लिक इसे कोई खुशफहमी भी नहीं थी। इसका रंग फक हो गया। वो खासा खौफजदा नज़र आ रहा था। फिर मैंने अचानक इसकी हालत में एक तगय्युर महसूस किया। इसने आहिस्ता आहिस्ता खुद पर काबू पा लिया। मुमकिन है मेरी मौजूदगी के एहसास से इसे हौसला हो गया होगा। इसने मेरे सामने बुज़दिली दिखाना मायूब समझा होगा। कमरे में सिर्फ उम्मीद सरकार ही घुसा था। इसका एक साथी दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, जबकि दूसरे कमरे से औरतों की सहमी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। शायद उन्होंने आंसा और इसके वालिदैन को वहाँ अलग कमरे में घेर रखा था, और अगरचे यहाँ से दूसरा कमरा नज़र तो नहीं आता था, लेकिन इस पर गुजरने वाली क़यामत को हम बखूबी महसूस कर सकते थे। मेरे लिए खुश आइंद बात यह थी कि उम्मीद सरकार के अंदर घुसते ही शराब की बदबू का कमरे में एहसास हुआ था। बहुत चालाक बनते थे, इसने उस्मान को गाली देते हुए कहा। इसकी आवाज़ में हकलाहट थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो शराब पीते पीते उठ कर आ गया है, और यह किसी हद तक भी हकीकत थी। मुकम्मल होशो हवास के साथ इसका मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के गढ़ में चले आना कभी मुमकिन न था।
और सच्ची बात है, मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही थी कि आखिर वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। खुद को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी खैरियत है। मैंने दानिस्ता इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मेरी ख्वाहिश थी कि इसे किसी न किसी तरह खूब गुस्सा दिलाऊं और आउट कर दूं, जिसके बाद इस पर काबू पाना ज्यादा मुमकिन था। चुप करो साले, इसने मेरी तवक्का के मुताबिक गुस्से से बेकाबू होते हुए बंगाली जुबान में गालियां बकनी शुरू कर दी। नशे की हालत में एक तो वैसे इंसान को गुस्सा और खुशी ज्यादा महसूस होते हैं, दूसरा मैंने इसे बात भी बड़ी इश्तियाल अंगेज कह दी थी। भला एक शख्स जो हम पर स्टेन गन ताने खड़ा हो, इसे गिरफ्तारी का हुक्म देना अजीब सी बात तो थी। उम्मीद सरकार की इस बकवास से उस्मान की आंखों में खून उतर आया था, लेकिन वो बेचारा बेबसी से हाथ उठाए खड़ा था। मैंने भी उसे आंखों ही आंखों में कोई मुमकिन कदम उठाने से मना कर दिया था। तुम चारों तरफ से घेरे में आ चुके हो, खामखा अपनी जिंदगी से ना खेलो, मैंने इसे कहा। जवाब में हस्बे तवक्का इसने जी भर के मुझे गालियां दी और जोशे गजब में स्टेन गन तान कर मेरी सिमत बढ़ा, लेकिन कुछ सोच कर रुक गया। इसका दूसरा साथी जो दरवाजे में पिस्तौल ताने खड़ा था, हमें बराबर अजीब सी नजरों से घूर रहा था। इसने भी चढ़ा रखी थी। दूसरे कमरे में अब डरी डरी और सहमी सहमी आवाजें आना बंद हो गई थी। शायद इन लोगों ने हालात से समझौता कर लिया था। ए तुम दोनों बाहर निकलो, उम्मीद सरकार ने उस्मान और मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा और खुद तकरीबन डगमगा कर एक तरफ हट गया। इस हालत में इसे इश्तियाल दिलाने से सिर्फ फायदा ही नहीं, नुकसान का भी इम्कान था। यह भी मुमकिन था कि वह हम में से किसी को गुस्से में आकर गोली मार दे, लेकिन लाख नशे की हालत में होने के बावजूद शायद इसे इस बात का एहसास था कि जैसे ही फायर की आवाज़ गूंजेगी, मुल्हिका मकानों से ओलों की तरह रजाकार बरसने लगेंगे और उन्हें जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग शायद किसी गाड़ी में यहाँ तक आए थे और अब कमाल दीदा दलेरी से हमें अगवा करके ले जाना चाहते थे। मुक्ति बाहिनी के ऐसे गुंडे मेरी जेब में पड़े थे। मेरे लिए इसकी अहमियत कुछ भी नहीं थी। अगर अभी तक मैंने इसे मोहलत दी थी तो महज इसलिए कि उस्मान इसकी फायरिंग की जद में था। ठीक है, अगर तुमने कुत्ते की मौत मरने का इरादा कर ही लिया है तो तुम्हारी मर्जी। कहते हुए मैं एक कदम इसकी तरफ परे हटा, जैसे इसके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मेरा अगला कदम जरा गलत तरीके से उठा और बादियुन नजर में चालाक तरीन आदमी भी यही समझता है कि मेरा पाँव रपट गया है। मैं जरा सा लड़खड़ाया तो उम्मीद सरकार डगमगाया और यही लम्हा इस पर कयामत ढा गया। मैंने दाएं बाजू पर जमीन बोस होते हुए इसकी पिंडलियों पर पाँव से ज़रब लगाई तो वो अचानक तकलीफ से दोहरा गया और स्टेन गन समेत जमीन पर जा गिरा। इसके दूसरे साथी ने बौखला कर फायर किया, लेकिन उस्मान जैसे छठी हिस्स के ताबे होकर अचानक जमीन पर लेट गया। गोली सामने दीवार से लगी। दूसरे फायर की मोहलत इसे नसीब न हो सकी। मैंने दाएं हाथ को जमीन पर जमाए हुए बाएं लात घुमाई और पूरी कुव्वत से जोरदार ठोकर इसके पेट में लगाई तो वो एक मर्तबा कराहा और वहीं ढेर हो गया। फायर की आवाज़ ने दूसरे मोहल्लेदारों को ही नहीं, इसके दूसरे साथियों को भी होशियार कर दिया था। मैंने उस्मान को झुककर स्टेन गन उठाते हुए देख लिया था। इधर से मुतमईन होकर मैंने दरवाजे के साथ चिपकते हुए बाहर झांका और एक गोली बिला मुबालगा मेरे बालों को छूती गुजर गई। दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़े इनके वाहिद साथी ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इसने फायरिंग करते हुए भाग कर अंदर घुसना चाहा ताकि इसके कमरे में अपने साथियों का हशर देख सके। जैसे ही वो दरवाजे में तेजी से अंदर आया, मैंने अडंगा लगाकर इसे जमीन बोस कर दिया। इस दौरान में बाहर से फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। मैं यही समझा कि अभी शायद इनके बाकी साथी हैं जो गोलियां चला रहे हैं। आंसा और चाचा चाची की जिंदगी को इनसे सख्त खतरा लाहक था। मैं तेजी से बाहर लपका और यही मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसका फायदा उम्मीद सरकार ने उठाया। दूसरे कमरे का दरवाज़ा नीम सा था। मैंने ठोकर मारकर इसे खोला तो एक कोने में आंसा और इसके वालिदैन एक दूसरे से लिपटे दबके हुए बैठे थे। मुझे देखकर वो तीनों एक दूसरे से अलग होकर बेचैनी से मेरी सिमत लपके और चाचा तो बेख्तियार मुझसे लिपट गए। फिर यही अमल चाची और आंसा ने भी दोहराया। मैं अजीब मुसीबत में फंस गया था। न जाने रफ्तन न पाए मानदन वाली बात थी। तीनों को मैंने बड़ी आहिस्तगी से खुद से अलग करके दीवार के साथ लगकर खड़े होने को कहा और खुद तेजी से वापस इसी कमरे की तरफ पलटा। ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था और कमरे की मुखालिफ सिमत वाला दरवाज़ा खुला था। मेरे जिस्म में बिजलियाँ सी कौनने लगीं और दूसरे लम्हे मैं तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह इसी दरवाजे से इस तरफ झुककर बाहर निकल गया कि अगर अचानक कोई भी फायरिंग करता तो मेरे बचने के इम्कानात बाकी थे। अब मैं इस दरवाजे के साथ खड़ा था जिससे गुजर कर अंदर आया था। बाहर फायरिंग जोरों पर थी। शायद इन लोगों की आपस में ठन गई थी। अंधेरा होने की वजह से अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इन हालात में यहाँ से सर बाहर निकालना बेखुदकुशी के मुतरादिफ था। जाने कौन से लम्हे किसी दुश्मन या दोस्त की गोली खोपड़ी में रोशनदान बना दें। मैं वापस इसी कमरे में चला आया जहाँ चाचा चाची और आंसा को छोड़ कर आया था। वो अभी तक खौफजदा से दीवार से लगे खड़े थे। मुझे देखकर इनके चेहरों पर ताजगी आई।
खैरियत है बेटा, जाने चाचा ने कैसे हौसला किया। घबराइए नहीं चाचा, सब ठीक हो गया है, हमने इन पर काबू पा लिया है, मैंने इन्हें हौसला देते हुए कहा। शुक्र है तेरा मेरे मौला। चाचा ने इत्मीनान की सांस ली। बेटा आज तेरी वजह से अल्लाह ने उन मूजियों से बचा लिया है। चाची मेरी बलाएं लेने लगी। आंसा मुंह से तो कुछ ना बोली, लेकिन इसकी आंखों ने मुझसे सब कुछ कह दिया जो शायद वो जुबान से जिंदगी भर न कह पाती। अब इक्का दुक्का गोलियां चलने की आवाज़ ही आ रही थी। या तो वो लोग पसपा हो गए थे या फिर मारे गए थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मेरा हाथ अपने रिवॉल्वर की तरफ गया। मैं हूँ भाई उस्मान की आवाज़ गूंजी। इसने सूरत हाल की नज़ाकत को जान लिया था और मुझे अपनी शनाख्त करवा के ख़तरे का एहसास ख़त्म कर दिया था। रिवॉल्वर दोबारा लगाकर मैं बेचैनी से बाहर लपका। मेरे पीछे पीछे बाकी लोग भी बाहर आ गए थे। भाग गया हरामी, इसके बाकी दोनों साथी तो मारे गए हैं लेकिन खुद निकल गया है। मेरे पूछने से पहले ही उस्मान ने सब कुछ बता दिया। मेरा जी चाहा अपना सर पीट लूँ। मुझे रह रह कर अफसोस हो रहा था कि उम्मीद सरकार को इसके हवाले क्यों किया। हालांकि इसके सिवा और चारा भी नहीं था, लेकिन फिर भी यह खलिश सी मुझे लग रही थी और मैं खुद को इसके फरार का जिम्मेदार जानने लगा। खैर जाएगा कहाँ बचकर। तुम सुनाओ बाकी साथी तो ठीक रहे ना। मैं नहीं चाहता था कि इसे पशेमानी का एहसास हो। हाँ लेकिन, इसने बददिली से कहना चाहा। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या हुआ, कहाँ जाएगा आखिर वो। मैंने इसके बाद काट कर इसका कंधा थपथपाया और इसे वापस इसी कमरे में ले आया जहाँ हम पर यह क़यामत टूटी थी। दरवाजे पर दोबारा आहट हुई। उस्मान उठकर बाहर गया और जल्दी ही पलट आया। दोनों लाशें सरकारी अस्पताल भेजने का बंदोबस्त कर दिया गया है और हमारे साथी सरगर्मी से उम्मीद को तलाश कर रहे हैं, इसने आते ही ऐलान किया। मुझे यकीन था कि अब वो इसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। उम्मीद सरकार इंटरपोल को भी मतलूब था। बैनुल अक़वामी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो दुनिया के मशहूर हाईजैकरों का साथी रहा था और इसने 1-2 मरतबा बाकायदा जहाज अगवा करने की कार्रवाइयों में हिस्सा भी लिया था। वो बहुत मोहतात मुजरिम था, ऐसा मुजरिम जो किसी मामले में हाथ डालने से पहले कई बार सोचता है। वो शायद कभी मोहम्मदपुरा ना आता, लेकिन शराब के नशे ने इसका जहन माऊफ कर दिया था और उस्मान की तलाश इन लोगों को काफ़ी देर से थी। सिर्फ उम्मीद सरकार ही नहीं, मुक्ति बाहिनी का बच्चा बच्चा इसके खून का प्यासा था। सर पर मुसीबत पड़ते ही उम्मीद सरकार की अकल ठिकाने आ गई थी और इसने मेरी गफलत से फ़ायदा उठा लिया था। मैं इन लोगों से थोड़ी देर के लिए माजरत करके बाहर आ गया और अपनी जीप में लगे ट्रांसमीटर के जरिए हेडक्वार्टर को इस ताज़ा वाक़े की इतला करके मुश्तबा इलाके को घेरे में लेने की हिदायत कर दी। खुद मैं मकामी रज़ाकारों के साथ कम अज़ कम इस वक्त तक रहना चाहता था जब तक फ़ौज का कोई दस्ता इनकी मदद को ना आ जाता, क्योंकि यह भी मुमकिन था कि वो यहीं कहीं छुपा हो या अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद यहाँ फिर घात लगाए। उस्मान भी मेरे साथ ही बाहर चला आया था। वो मकामी रज़ाकारों का कमांडर था और दूसरी तरफ उम्मीद सरकार भी इसे धोखा देकर निकल गया था। इस बात ने भी इसे खासा परेशान कर रखा था। हालांकि मैंने इसे कई मरतबा हौसला दिया था कि इसमें कोई इसकी कोताही नहीं है, लेकिन वो दूध पीता बच्चा तो नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद एक ट्रक पर सवार चंद जवान वहां आ गए। मैंने रज़ाकारों को इनके घरों को भेज दिया और जवानों को वहां पहरा देने का हुक्म देकर खुद हेडक्वार्टर की तरफ चल दिया। दरअसल मैं खुद ऑपरेशन रूम में बैठकर उम्मीद सरकार की गिरफ्तारी के ऑपरेशन की निगरानी करना चाहता था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि यह मूजी अब बच कर न जा पाए। उस्मान को मैंने तशफ़ी देकर वहीं छोड़ दिया और अगले रोज़ इससे मुलाकात करने का वादा करके रुखसत हो गया। बस्ती से बाहर हमारे हेडक्वार्टर को जाने वाली सड़क दूर दूर तक सुनसान दिखाई दे रही थी। मैं जीप की हेडलाइट्स रोशन किए बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ हेडक्वार्टर की तरफ उड़ा चला जा रहा था। अचानक मेरे सामने सड़क पर रखी एक अजीब सी रुकावट आ गई। शायद किसी ने वहां चारपाई रखी हुई थी। मेरा पाँव फौरन ब्रेक पर गया और दूसरे ही लम्हे मुझे सारा मामला समझ में आ गया। ये मुक्ति बाहिनी की शरारत थी। वो लोग अक्सर रात में हमारे गश्ती दस्तों पर इसी तरह नकब लगाया करते थे। मैंने ब्रेक पैडल पर पूरा दबाव डालकर स्टीयरिंग को तेजी से घुमाया और जीप 2 पहियों पर अचानक रुककर घूम गई। मेरे इस अचानक अमल ने ही मुझे गोलियों की इस बारिश से महफूज रखा था, जिसने तिरछी जीप की बॉडी में दर्जनों सुराख कर दिए थे। जब जीप के चारों पहिए जमीन बोस होने लगे तो मैं इसमें मौजूद नहीं था। मैंने फायरिंग की रेट के साथ ही सड़क के किनारे खड़े दरख्त की तरफ छलांग लगा दी और इसके तने की ओट में तेजी से लुढ़कियां खाता 20 गज दूर निकल आया। अंधेरी रात ने दुश्मन का टारगेट इसकी नज़रों से ओझल कर दिया था, वगरना मेरी मौत का तो मुकम्मल सामान मौजूद था। खड़े होने का रिस्क लेने से रहा नुकीले पत्थरों ने मेरी वर्दी का सत्यानाश कर दिया। मुसलसल लुढ़कने से कंधे और पेट पर खराशें आ गई थीं, जिनमें अब सुइयां सी चुभने लगी थीं। लेकिन मैं इसी रफ्तार से लुढ़कता चला जा रहा था। मुझे बेख्तियार अपनी ट्रेनिंग का वो लम्हा याद आ गया जब हमारे इंस्ट्रक्टर जीप के साथ बांधकर हमें सड़क पर घसीटा करते थे और हम इस जालिमाना मशक पर उन्हें हलाकू का खिताब दे चुके थे।
लेकिन अमली ज़िंदगी में आज जब ऐसा मौका पेश आया तो दिल से बेख्तियार अपने उस हादसा के लिए दुआएं निकल रही थीं। कितने अजीम लोग थे वो, किन किन मुश्किलात से गुजरने का सलीका उन्होंने हमें सिखाया था। अस्टाफ के कहे लफ्ज़ मेरे निहाल खाना जहन में जल बुझ रहे थे और मैंने हत्युल वसा अपने हवास पर काबू रखा था। मेरे दाएं बाएं आतिशी ओले गिर रहे थे। हमला आवर एक नहीं था, कितने ही लोग थे जिन्हें शायद मेरा ही इंतज़ार था या फिर मैं ही इनके काबू आया था। ये कोई देहाती कल्टिवेटेड इलाका तो नहीं था कि मैं छुप छुपा कर भाग जाता। सड़क के किनारे दरख्त थे और इसके आगे खुला मैदान। मैं अपनी तरबियत के बलबूते पर इनकी गोलियों से महफूज रहा था, वरना मेरे जिस्म का तो हुलिया बिगड़ चुका होता। अब मैंने ज़मीन से उठकर आगे किसी में झुके झुके ज़िगज़ैग अंदाज से दरख्तों के साथ साथ भागना शुरू कर दिया था। दरख्तों की ओर से हटकर मैदान में भागने का खतरा मोल लेने की बजाय मैंने सड़क के साथ साथ आगे की तरफ निकलना मुनासिब जाना था। मेरे पास सिर्फ एक सर्विस रिवॉल्वर था। एमरजेंसी स्टेन गन भी जीप में रह गई थी और इतनी मोहलत मुझे नसीब नहीं हुई थी कि अपने साथियों को इस नागहानी मुसीबत से आगाह कर सकता। रिवॉल्वर की हैसियत इन लोगों के सामने प्लास्टिक के खिलौने जितनी भी नहीं थी। अब मेरी वाहिद उम्मीद खुदा की ज़ात ही थी। फिर जैसे कुदरत को मेरी हालत पर रहम आ गया, दूर सड़क पर किसी ट्रक की हेडलाइट्स रोशन हुई तो मेरे हौसले दो चंद हो गए। मैंने अब भागते भागते रिवॉल्वर से ताक़ुब में आने वालों पर भी वक्फे से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। जल्द ही रिवॉल्वर खाली हो गया। आने वालों ने सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास होते ही ट्रक रोक लिया और वो अब पोजीशन लेकर ज़मीन पर क्रॉलिंग करते हुए हमारी सिमत बढ़ रहे थे। ट्रक की हेड पर लगी लाइट्स मशीन गन ने आग उगलना शुरू कर दी और पेशकदमी करने वालों को बड़ा शानदार कवर मुहैया कर रखा था। तकरीबकार उन्हें देखते ही दुम दबाकर भागे, लेकिन मुखालिफ सिमत से भी एक और ट्रक आकर रुक गया जिसमें से जवान कूद कूद कर बाहर निकल रहे थे। मेरे साथियों ने बड़ी दानिशमंदी से उन्हें घेरे में लिया था और अब वो अपना दायरा इनके गिर्द तंग कर रहे थे। दुश्मन की फायरिंग से महफूज होने का एहसास होते ही मैं हाथ ऊपर किए ज़मीन से उठ खड़ा हो गया और आवाज़ें दे देकर अपने साथियों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जल्द ही मेरी पहचान मुकम्मल हो गई। उन्होंने मुझे ताज़ीम दी और अपने काम में जुटे रहे। बमुश्किल 10 मिनट ही गुजर पाए थे कि तकरीबकारों का दम टूट गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। उम्मीद सरकार हथियार डालने वालों में शामिल नहीं था। इस रात हमने शहर का कोना कोना छान मारा, हर मुश्तबा जगह पर इसकी तलाश में छापा मारा, लेकिन खुदा जाने इसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान चट कर गया। तकरीबन आधी रात तक हमारा सर्चिंग ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन इसे न मिलना था न मिला। मैं ऑपरेशन रूम से मुल्हिका कमरे में रखी आरामदेह कुर्सी में धंस गया और वहीं मुझे ऊँघ आ गई। सुबह आँख मुअज्जन की आवाज़ से खुली। मैं आंखें मलता ऑपरेशन रूम में गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद हवालदार ने सर के इशारे से मेरे कुछ कहने से पहले ही हमारी नाकामी की इतला कर दी। यज़मुर्दा सा होकर मैं पलटा। जिस्म का बंद बंद टूटने का एहसास हो रहा था। नहाया तो कुछ नॉर्मल हुआ। मैस में नाश्ता करते हुए दोस्तों ने बच जाने पर मुबारकबाद दी। घर से माँ का ख़त आया, वही सलामती की दुआएं और बामुराद होकर जल्द लौट आने की ख्वाहिश। आखिर में माँ ने हस्बे साबिक लिखा था, रज्जो तुम्हें सलाम लिखवाती है। इसके पास बड़ा जहन तो था नहीं, थी तो बेचारी देहाती औरत सी। असल में इस फिक्रे में वो सब कुछ मेरी माँ से कह जाती थी जो इसके दिल में था। इसने तो दौराने तालीम ही रज़िया और मेरे मुतल्लिक़ ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे और चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके ख्वाब हकीकत का रूप धार लें। ख़त के इस हिस्से पर पहुंचकर मुझे बसा औकात अपने और अपनी माँ पर तरस आने लगता था। मैं इसे कैसे बताता। बंगाल की साहिरा ने मेरी सांसों से रज्जों की सारी शरीनी निकाल कर मुझे खोखला कर दिया है और अब मेरी शनयानों में इसकी चाश्त का अमृत जल ठाठे मार रहा है। आंसा की मोहब्बत के समुंदर के झाग उड़ाती मौजों ने रज़िया की बरसों के प्यार को इसकी सारी तमन्नाइयों समेत यूं उठाकर पटका था कि उन्हें सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। बसा औकात बड़ी उलझन होती थी, सोचे बिफर बिफर कर आती और मुझे अपने साथ जाने कहाँ कहाँ बहा ले जाती। फिर यूं मालूम होता है कि मैं बिखर कर रह गया हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे ख़त का जवाब लिखते वक्त मुनाफ़कत अपनानी पड़ती है और मैं अपनी माँ की ख्वाहिशात के एहतराम में ख़त के आखिर में इसी के से अंदाज में रज़िया से मुतल्लिक कोई ना कोई बात तहरीर कर देता है। ऐसे ज़ुमाइनी फ़िक्रे सुनकर वो कितनी खुश होती होगी, इसका तसव्वुर ही मेरे लिए वहशतनाक था, लेकिन यह सब कुछ नागज़ीर था। दोपहर के वक्त जब मैं अपने मिशन के सिलसिले में अमली कदम उठाने के लिए उस्मान की तरफ जा रहा था तो हमारे एक स्वीपर ने मुझे ख़त ला कर दिया जो इसे कोई मेरे नाम देकर चला गया था। मैंने हैरानगी से लिफाफा खोला जिसमें लिखा था, लेफ्टिनेंट अली, हमारी फहरिस्त के सफ़े अव्वल लोगों में अब तुम भी शामिल हो। हमें स्पेशल ग्रुप के एक एक रुकन का इल्म है और तुम सब चुन चुन कर कत्ल किए जाओगे। कल रात जिंदा बच निकलने पर अकड़ न जाना। बहुत जल्द तुम भी मादरे वतन के गद्दार उस्मान समेत अपने अंजाम को पहुँचोगे। उम्मीद सरकार। ऐसे धमकी अमेज़ पैगामात हमारे अफसरान को अक्सर मिलते रहते थे। मेरी बारी आज आई थी।
मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए लिफाफे समेत वो रुक्का तय करके जेब में रखा और अपनी जीप की तरफ चल दिया। उस्मान अमूमन रात को अपने साथियों के साथ गश्त किया करता था, फिर वो लोग छापा मार मुहिम्मों पर जाया करते थे, इसलिए मैंने इसे मिलने के लिए यही वक्त मुनासिब समझा था। इलावा जी से हेडक्वार्टर से भी हिदायत जारी हो चुकी थी। जीप चलाते हुए मैंने उम्मीद सरकार के खतरे को बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर दिया था। किसी भी लम्हे सड़क के दोनों अतराफ सफ़र करते बज़ाहिर सादा लो से बंगालियों से यह उम्मीद की जा सकती थी कि वो कोई हैंड ग्रेनेड मुझ पर उछाल दें या मुझे गोलियों से भून डाले, लेकिन मुझे ऐसे मामलात से निपटने की जो खसूसी अहलियत हासिल थी, इसने मेरा हौसला बढ़ा रखा था। मेरे जहन में इंस्ट्रक्टर की वो अलविदाई कलमात ताज़ा थे, यहाँ हर झाड़ी के पीछे एक सांप मुझे डसने का मुंतज़िर है। मुझे इस सांप से खुद ही नहीं बचना था, बल्कि सादा लो और वतन दोस्त बंगालियों को भी बचाना था। यही था वो अज़म जिसने हमेशा मेरे वलवलों को ताज़ा किए रखा और मेरा मुराल हर नए हादसे के बाद मज़ीद बढ़ता चला जाता। और आज मैं उस्मान के साथ जिस मिशन पर जा रहा था, असल में वही मेरी ख़ास लाइन थी। बुनियादी तौर पर मैं कमांडो जासूस था और ज़रूरत पड़ने पर मुल्क के लिए दोनों किस्म की खिदमात अंजाम दे सकता था। मुझे ब्रीफ भी यही किया गया था कि मुझे ज़्यादातर खिदमात मुल्क से बाहर अंजाम देनी हैं और मेरी जहनी तरबियत भी इसी नहज पर की गई थी। अब वो वक़्त आ गया था जब मुझे मुल्की खिदमत के लिए वर्दी उतार कर सिविलियन कपड़े पहनने थे और यही वो नाजुक जिम्मेदारी थी जिसके अंजाम दही में मैं अब तक महफूज था। दरवाज़ा हस्बे तवक्का आंसा ने खोला था। रात के वाक़यात की परछाइयाँ इसके सोगवार चेहरे पर नाच रही थीं। वो मेरी तरह फौलादी असाब नहीं रखती थी, ना ही अपने भाई की तरह इसे ऐसे हादसात से निपटने का तजर्बा हो चुका था। मामूली सी राइफल से निशानाबाजी सीख लेने से वो अपने अंदर के खौफ का गला घूंट नहीं सकती थी। वो खौफ जो अब आहिस्ता आहिस्ता सारे पूर्व पाकिस्तान में सरायत कर रहा था। मुझे देखकर इसके चेहरे की सनुलाहट जाग उठी। सुरमुगी आंखों का सहर बेदार होने लगा। रत जगह से नैनों में झिलमिलाए गुलाबी डोरे मुखड़े पर नाचते धनक रंगों से हम कलाम होने लगे थे। साड़ी का पल्लू सर पर सलीके से सजाते हुए इसने मुझे खुशामदीद कहा और एक तरफ हो गई। इस लम्हे न जाने क्यों मेरे अंदर ये ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ लेने लगी कि मैं अपनी इस रोज़ की अधूरी बात मुकम्मल कर दूँ। फिर जहाँ मैं जा रहा था वहाँ से बचकर आने के मौके भी तो 50-50 से ज़्यादा न थे। किसी ने मेरे अंदर चीख कर कहा, लेफ्टिनेंट अली, कहने की हसरत लेकर न मर जाना, ये बोझ सर से उतर ही जाए तो बेहतर है। लेकिन इजहार के लिए जो कुव्वत गोयाई दरकार थी वो कहाँ से आती। जाने किस कुव्वत ने मेरी रहनुमाई की और मेरे हलक से निकल ही उठा। आंसा जी, इसने मेरी तरफ घूमते हुए कहा। यही वो लम्हा था जिससे मैं हमेशा के लिए डरता था। इसे क्या कहूँ, लफ्ज़ों की झोलियाँ खाली हो रही थीं। ज़हन से फिसलती सोचें नोके ज़ुबान पर ठहर गई थीं। एक कपकपाहट सी होंठों पर बसेरा जमा बैठी। मुझे आपसे कुछ कहना था। असल में मैं कहने के मामले में खासा बुज़दिल हूँ। न जाने कैसे मैंने फ़िक्रा मुकम्मल किया। कह दीजिए ना, ऐसी क्या बात है। इसकी गजाली आंखों के नावक मेरा कलेजा छीनने लगे। धड़कनें थी कि अंदर ही अंदर दहलाए देती थी। तब मुझे सिपाही बनना पड़ा। सच कहने वाला सिपाही, मैंने इसे बड़ी जुर्रत से कह दिया। आंसा, तुमने मुझ पर सहर फूंक दिया है। तुम बंगाली लोग बड़े जालिम होते हो। मुंह से कुछ नहीं कहते, अंदर ही अंदर अपने जादू के जोर से अपनी गिरफ्त मामूल पर मजबूत करते जाते हो। न जाने मैं क्या क्या कहता रहा। माहौल का एहसास जहन से निकाल फेंका। वहाँ तो सिर्फ आंसा थी, आंसा और सिर्फ आंसा। ये जादू तो मुझ पर भी चल गया है। अली, इसकी आंखों में झिलमिलाते मोतियों ने इसके कहे लफ्ज़ों पर दलालत की। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने अचानक मुझे तहतुस सरा से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा दिया हो। फ़ख्रो इंसबात का सजीला सागर मेरे अंदर लहरें मारने लगा और मैंने मगलूब होकर इसका हाथ थाम लिया। हम दोनों अपनी दुनिया में तब पलटे जब अंदर से चाची ने आवाज़ देकर पूछा, बाहर कौन है बेटी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।